नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली प्रस्तावित। 11 अप्रैल को हरिद्वार में पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में गरमाएंगे चुनावी माहौल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का खास प्लान तैयार। सीएम से लेकर विधायक बनेंगे पन्ना प्रमुख, अपने बूथ को करेंगे मजबूत। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी देने का किया वादा। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी बोले, मैनिफेस्टो में युवा, महिला और किसानों का रखा ध्यान। उत्तराखंड में बढ़ती जा रही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। किताबों की खरीदारी को लेकर अभिभावकों को किया जा रहा परेशान। फीस में भी हो रही मनचाही बढ़ोतरी। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली प्रस्तावित है। 11 अप्रैल को पीएम मोदी हरिद्वार लोकसभा सीट पर जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल जुटाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी रुद्रपुर में रैली कर चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 तारीख को रुद्रपुर इस नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में पधारे थे। लोगों का बहुत जोश था, लोगों में बहुत उत्साह था और हमने आग्रह किया था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि संभव हो तो हमें 5 लोकसभा में एक रैली एक उनका वो मिले। पर निश्चित तौर पे उन्होंने पूरा देश देखना है और उनके नाम की लहर और उनके नाम की गारंटी सभी चाहते हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिले। तो अब उन्होंने जो हमारे पास सूचना है उस हिसाब से 11 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास उत्तराखंड में रहेगा और संभावना ये की जा रही है कि हरिद्वार लोकसभा में उनका रैली उनकी। हरिद्वार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए रोड शो निकाला और त्रिदेश सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। वहीं जूना अखाड़े में आयोजित संत सम्मेलन में भी भाग लिया। साधु संतों ने जेपी नड्डा को आशीर्वाद देने के साथ ही बीजेपी का साथ देने का भी आश्वासन दिया। इसी दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ राजनीतिक दल चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दलों को समर्थन नहीं देना चाहिए। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं। जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपकी सात्विक शक्तियां हमेशा मोदी जी को और ताकत देती हैं और यशस्वी बनाने का काम करती हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर बूथ पर जीत को लेकर एक खास प्लान तैयार किया गया है। क्या है बीजेपी का ये प्लान, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही पार्टी के तमाम नेता आगे बढ़ाएंगे। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का खास प्लान। सीएम से लेकर विधायक बनेंगे पन्ना प्रमुख, अपने बूथ को करेंगे मजबूत। बीजेपी के लिए उत्तराखंड में चुनाव जीतने में पन्ना प्रमुखों की अहम भूमिका रही है। हर बूथ पर जहां बीजेपी के द्वारा कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहीं हर बूथ पर जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें हर पन्ने पर बीजेपी पन्ना प्रमुख नियुक्त करती है, जिसकी जिम्मेदारी मतदाता लिस्ट के पन्ने पर सभी मतदाताओं के साथ संपर्क करने के साथ ही मतदान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की अपील की जाती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, उसे हासिल करने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पार्टी के विधायक पदाधिकारी में मैं भी पन्ना प्रमुख के तहत अपने बूथ पर मतदान के दिन अहम भूमिका अदा करेंगे और पन्ना प्रमुख बनकर मतदाताओं के साथ संपर्क करने के साथ ही मतदान को लेकर अपील करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी अपने बूथ पर पन्ना प्रमुख बनेंगे, मैं भी अपने बूथ पर पन्ना प्रमुख बनेगा, एक एक कार्यकर्ता बनेगा, क्योंकि चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा।
बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मैं भी पन्ना प्रमुख कैंपेन की शुरुआत कर दी है। वहीं बीजेपी के सभी नेता इस अभियान से जुड़ रहे हैं। हम अपने अपने बूथ में जिस पन्ने में हमारा नाम है उस पन्ने के हम प्रमुख हैं या उस पन्ने के साथ हमारा लगाव जुड़ाव उतने मतदाताओं के साथ किस तरह है कि साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ ही जो है कि जो उस बूथ के अन्य कार्यकर्ता हैं या जो उस बूथ के मतदाता हैं उसमें भी एक संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में लोकतंत्र के इस पर्व को और भारत की जो निर्वाचन का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से जो है कि हमारा संविधान चलता है, उस पर कितना विश्वास रखती है और उस विश्वास को कैसे कायम करती है, उसका ये एक प्रमाण है। देखिए, बूथ जीता तो विधानसभा जीती और विधानसभा जीती लोकसभा जीती और लोकसभा जीते तो पूरा देश जीतते हैं। इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काम करती आई है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर प्रत्येक बूथ को जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो चाहे छोटे स्तर का पदाधिकारी हो, प्रत्येक पदाधिकारी को अपने बूथ पर जो उसके जिस वोटर लिस्ट में उसका नाम है, जिस पन्ने में उसका नाम है, उस पन्ने का उसको प्रमुख बनाया गया है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी अपने विधानसभा के बूथ पर जो उनका पन्ना होगा उसके वो प्रमुख होंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उस एक पन्ने के प्रमुख होंगे। इसलिए बूथ पर जोर देते हुए सभी को अपने बूथ को जिताने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। मैं भी पन्ना प्रमुख कैंपेन के जरिए बीजेपी ने उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक मतों से जीतने का अंतर 5 लोकसभा सीट पर रखा है। ऐसे में मैं भी पन्ना प्रमुख कैंपेन का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है और क्या वास्तव में 19 अप्रैल को बीजेपी के सभी नेता इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर काम करते हुए नजर आते हैं या महज सुर्खियां बटोरने के लिए ही ये अभियान रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 5 न्याय, हिस्सेदारी, किसान, नारी और यहां पर श्रमिक और युवा के अलावा 25 गारंटी दी है। घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने सभी को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र बनाया है। मथुरा जोशी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सभी वादे पूरे होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटियाँ हमने दी है। हमने उसमें पक्की नौकरी की भी गारंटी दी है। 30 लाख जो केंद्र सरकार में पद रिक्त पड़े हैं, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम सबसे पहले नौजवानों को रोजगार देने की बात करेंगे। पेपर लीक के लिए हम एक कठिन से कठिन कानून बनाएंगे, हार्ड कानून बनाएंगे, सख्त कानून बनेगा। किसानों के लिए हम MSP की हमने गारंटी देने की बात की है। बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की शिक्षा दीक्षा पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, रविंद्र जुगरान ने गणेश गोदियाल को खुद की तुलना हेमवती नंदन बहुगुणा से किए जाने पर भी तंज कसा है। रविंद्र जुगरान ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा विराट व्यक्तित्व के धनी थे। गणेश गोदियाल भी ये कह रहे हैं कि 1982 की तर्ज पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो भैया 1982 में तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की एकमात्र सबसे बड़ी नेता और सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा था, जहां इंदिरा गांधी जी को दिन में तारे दिखा दिए थे, रात की परवाह नहीं करी। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। आयकर विभाग की तरफ से कांग्रेस को टैक्स भरने का नोटिस दिया गया, तो वहीं कांग्रेस के खातों को भी सीज कर दिया गया है। अब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को फंड और चुनाव प्रचार प्रसार सामग्री देने में असमर्थ दिख रही है। ऐसे में पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने एक वीडियो जारी किया जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस इन दिनों मुश्किलों का सामना करते दिख रही है। सिर पर लोकसभा चुनाव है, पार्टी का अकाउंट सीज है, सिर पर टैक्स भरने का बोझ है और प्रत्याशी के पास प्रचार प्रसार के लिए कोई फंड नहीं।
आर्थिक तंगी से जूझ रही कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, जो चर्चा का विषय बन रहा है। पौड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें गणेश गोदियाल ने अपना बैंक खाता और QR कोड स्कैनर भी जनता के बीच जारी किया। साथ ही अपील की है कि जितनी मदद हो सके इस चुनाव में जनता उनकी मदद करे और गढ़वाल की जनता से अपील की है कि चुनाव कांग्रेस नहीं बल्कि जनता लड़ रही है, जिसमें उन्हें उनका साथ धन बल दोनों से चाहिए। तो आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि मैं जिस बैंक के अकाउंट से चुनाव लड़ रहा हूं, जो मैंने चुनाव लड़ने के लिए बैंक अकाउंट खोला है, आप सबके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं कि आपकी सामर्थ्य के अनुसार मुझे आप सब लोग उसमें अपना अंशदान आशीर्वाद के रूप में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इनकी धन शक्ति का भी कुछ मुकाबला कर सकूं। मैं आपका 1 रुपया भी मेरे लिए अनमोल ताकत के बराबर है, अनमोल आशीर्वाद के बराबर है। इसलिए आप निश्चित रूप में ये नीचे दिए गए बार कोड के बैंक में अपना अमूल्य सहयोग मुझे अवश्य दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं गणेश गोदियाल के वीडियो का कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव जनता के द्वारा लड़ा जा रहा है और जिस तरह से आयकर विभाग पेनल्टी लगा रहा है और खाते सीज कर रहा है, यही वजह है कि प्रत्याशियों के द्वारा अपने स्कैनर कोड जारी किए गए और जनता से मदद मांगी जा रही है। देखिए, हमने प्रत्याशी जिस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां लगाकर खाते सीज करके वित्तीय संकट उत्पन्न किया है, उससे निजात के लिए हमारे कार्यकर्ता धन संग्रह कर रहे हैं अपने स्तर से, और अपने स्तर से हर लोकसभा क्षेत्र में पंपलेट हैं, पोस्टर हैं, बैनर हैं, झंडे हैं और हैंडबिल है, वो सब प्रकाशित हो रहे हैं। सारे उम्मीदवारों को मिल चुके हैं। सारे उम्मीदवार अपनी शक्ति के अनुसार उसका वितरण भी कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा जारी किए गए स्कैनर को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कसती दिख रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इसको नौटंकी करार दिया है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ बौखलाहट में है और हारने के बहाने वो पहले ढूंढने लग गई है। जिस प्रकार से पहले पोस्टल बैलेट, EVM आदि आदि कई चीज़ों के बहाने बनाकर हार के कारण बताती थी, आज वो अपने इस आर्थिक संकट की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, क्या उन्होंने इनकम टैक्स जो आयकर विभाग ने उन पर लगाया, क्या उन्होंने जमा किया है? क्या जो उन्होंने अपने जो उनको पहले ये स्पष्ट भी करना चाहिए कि क्या खाते उनके सीज किए गए हैं। लोकसभा चुनाव में आर्थिक तंगी से जूझ रही कांग्रेस अब जनता से चंदे की गुहार लगा रही है, तो वहीं बीजेपी इसको केवल एक इमोशनल कार्ड बता रही है। लेकिन जनता धन और बल किसे देती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही तय करेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान में गाड़ियों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी RTO की होगी। देहरादून की अगर बात करें तो लगभग 1500 वाहनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी फिलहाल RTO पर है, जिसे लेकर RTO सुनील शर्मा का कहना है कि शासन की ओर से जितने वाहनों की व्यवस्था करने की बात की गई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही जिन वाहनों में EVM मशीन जाएगी उन पर भी GPS लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, हमारे RTO कार्यालय के स्तर से चारों जिलों में, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक देहरादून का सवाल है तो यहां पर कुल जो आवश्यकता है वो 1398 वाहनों की आवश्यकता है। इसके अलावा 150 वाहन सीनियर सिटीजन्स के लिए मांगे गए हैं और हैंडीकैप के लिए 52 और अतिरिक्त वाहन मांगे गए हैं। इन वाहनों की व्यवस्था हो चुकी है और इनको दिया जा चुका है। उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। हर साल अप्रैल के महीने में अभिभावकों के हाथ में बढ़ी फीस का पर्चा थमा दिया जाता है, तो वहीं किताबों को लेकर भी स्कूलों ने मनमाना रवैया अपनाया हुआ है। NCERT का सिलेबस लागू होने के बाद भी दूसरे पब्लिशर्स की किताबें लेने के लिए छात्र मजबूर हैं। सवाल है कि आखिर कब तक यूं ही प्राइवेट स्कूल की मनमानी चलती रहेगी। देखिए रिपोर्ट। नहीं थम रही प्राइवेट स्कूल की मनमानी। कभी स्कूल फीस के नाम पर, कभी किताबों के नाम पर जारी है स्कूलों की मनमानी। अभिभावकों की बढ़ रही परेशानी।
अगर आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है तो आप इस दर्द को बखूबी महसूस कर सकते हैं कि जब स्कूल का नया सेशन शुरू होता है तो अभिभावकों के ऊपर कितना प्रेशर रहता है। कभी स्कूल फीस में बढ़ोतरी, कभी किताबों में बदलाव, ये तो छोड़िए अच्छी खासी स्कूल ड्रेस होने के बावजूद भी नई ड्रेस को खरीदने का दबाव। अब ये मनमानी नहीं तो और क्या है, इसे प्राइवेट स्कूल की लूट ना कहें तो और क्या कहें। उत्तराखंड सरकार ने साफ तौर से सीबीएसई बोर्ड से संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम बनाया है कि सरकारी और सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरी किताबें नहीं चलेंगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल हैं जो बाज आने को तैयार नहीं। कई अभिभावक शिकायत करते हैं कि एनसीईआरटी को छोड़कर स्कूल महंगे दामों वाली पब्लिशर की किताब खरीदवाने का काम कर रहे हैं। स्कूल में क्या किया जाता है, आपको पर्टिकुलर पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है ड्रेसेस के लिए, बुक्स के लिए, कि आपको पर्टिकुलर इस शॉप से ही वो बुक खरीदनी है। और यहाँ तक कि पेरेंट्स जब वो शॉप पर जाते हैं, अगर उन्हें मान लीजिए कहीं सिंगल बुक या डबल बुक या 2 बुक्स केवल खरीदनी हो या केवल टाई या बेल्ट ही खरीदनी हो, तो वो जो शॉपकीपर है वो भी उनको प्रोवाइड नहीं कर पाता। इस शिक्षा का निजीकरण हुआ है 1991 से, तब से ये शिक्षा कम रह गई और बिज़नेस ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये शोषण इतना करे पेरेंट्स का, इतना ज़्यादा शोषण कर रहे हैं कि पेरेंट्स को कि आपने ड्रेस फला दुकान से लेनी है या हमारे कैंपस के अंदर से लेनी है, ड्रेस, जूते, सब जगह इनका कमीशन फिक्स है। ये हाल सिर्फ इस बार का नहीं है। जब जब नया सेशन शुरू होता है, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अभिभावकों की टेंशन बढ़ा देती है। दून में 3000 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं। इनमें आईसीएसई, सीआईएसई, सीबीएसई, उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल शामिल हैं। इनमें भी कई स्कूलों ने अपने बोर्ड बदल दिए हैं, जिसके बाद ज्यादातर स्कूल अब सीबीएसई में शामिल हैं। बावजूद इसके स्कूलों की मनमानी जारी है, जबकि हर बार सरकार की ओर से महंगी किताबों पर रोक लगाने के लिए एक्ट बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन सब हवाई साबित होता है। मार्च में रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। उनके लिए बच्चों को एजुकेशन देना मुश्किल हो रहा है। अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जो हर साल पब्लिशर ही बदल देते हैं, जिसका असर सीधे तौर पर अभिभावकों की जेब पर पड़ता है। यही कहता हूँ कि जो भी हैं पेरेंट्स हैं तो ज़्यादातर गवर्नमेंट जो स्कूल है उनसे ही ज़्यादा ध्यान रखें, वो कि अपना बच्चों को ज़्यादातर उसी से वो करें। जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही हैं, जैसे कि बुक्स हैं और यूनिफॉर्म्स हैं, स्टेशनरी हैं, वो पर्सनली अपना मतलब वो एक वो बना रखा उन्होंने कि हाँ जी उसी शॉप से लेके आना है या वहीं से पूरा एक लिस्ट दे देते हैं वो। हर साल स्कूल में बच्चों के एडमिशन को लेकर स्कूल प्रबंधन के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। जानकारों के मुताबिक हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके साथ ही मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए भी फीस एक्ट बनाने का दावा किया गया। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाने का शासनादेश भी हुआ। इसके बाद बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार में नए सिरे से फीस एक्ट बनाने के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने भी कई बार नाराजगी जताई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद राज्य में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाने का शासनादेश हुआ, लेकिन उसके बाद भी हर साल की तरह इस साल भी पेरेंट्स 5 से 10 हजार रुपए की किताबों के सेट और स्कूल फीस के नाम पर सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल है कि अभिभावकों की साल दर साल बढ़ती परेशानी और प्राइवेट स्कूल की बढ़ती मनमानी पर आखिर कब लगेगी रोक। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान और सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में बने निर्वाचन कार्यालय में खाने की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने व्यवस्थाओं को जांचा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने खुद खाना चखकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाने की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। खाने को लेकर 1-2 कर्मचारियों के माध्यम से और 1-2 लोगों के माध्यम से मेरे पास ये आया था कि खाने में वैरायटी होनी चाहिए और बार बार एक ही जैसी चीज़ बन जाती है, तो उसमें थोड़ा सा जो लोग रोज़ काम कर रहे हैं और रोज़ वहीं पर खाना खा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो आज हमने सभी अधिकारियों के साथ इसको देखा है। हालांकि कल ही
हमने नोडल ऑफिसर को ये निर्देश दे दिए थे कि इसमें कुछ सुधार करें और मेन्यू को भी समय समय पर परिवर्तन कर लें जो खाने का है। तो आज क्वालिटी में काफ़ी अंतर आया है। इसमें सब लोगों से पूछा भी गया है कि किसी को कोई कंप्लेंट तो नहीं है और जो भविष्य में सुधार किए जा सकते हैं उनके लिए भी निर्देश। उधर सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पर्यटकों की आमद को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात की सुचारू व्यवस्था की है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि सभी थाना चौकियों के साथ ही ट्रैफिक पुलिस को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते भी पुलिस अधिकारी अलर्ट पर हैं। देखिए, टूरिस्ट सीज़न शुरू हो गया है। पिछले 2 वीक से लगभग अच्छा खासा टूरिस्ट फ्लो में देखा है और चुनाव भी चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चेकिंग फ्रेस जहाँ पे भी हो रही है वहाँ टूरिस्ट को ज़्यादा असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसकी तैनाती भी हमने टूरिस्ट स्पॉट पे की है और जो हमारे सीपीओ की और ट्रैफिक की जो टीम है वो भी इसमें लगी हुई है। जल्दी हम जो है जैसे ही चुनाव संपादित होते हैं उसके बाद में जो है और भी जो है फोर्स है उसको हम टूरिस्ट सीजन के लिए डिप्लॉय करेंगे। मसूरी व्यापार मंडल ने लाइब्रेरी चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। दरअसल मसूरी में यमुना पेशियल पंपिंग योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से सड़कों को खोदा गया है। ऐसे में अब लोगों का परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पर्यटन सीजन में अधिकारी व्यवस्थाओं को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। उधर उत्तरकाशी में सवारी भरने को लेकर टैक्सी यूनियन और देहरादून के वाहन चालक के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने देहरादून के वाहन चालक के साथ घर में घुसकर मारपीट की। बता दें कि पीड़ित अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। और रात को 10:30 बजे के करीब जो है 4 लोग आए और उन्होंने मेरा दरवाज़ा हिलाया जोर से, तो तब तक मैं उठा तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए थे वो, और अंदर घुसे, अंदर जाके उन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। मेरे से 35,300 रुपये लूट कर ले गए और मेरी तो जान मुश्किल से बची। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे गले में तार डाल के मारने की गला घोटने की कोशिश की और कुछ हथियार भी था उनके पास। वो देखो मेरे आँख पे चोट भी लगी है, बहुत कुछ। तो इसमें जो है दोषियों के खिलाफ जो जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमने जो है जिन्होंने मारपीट की थी उनके खिलाफ जो है 107-16 जो पाबंद की कार्रवाई की जाती है चुनाव में, वो भी कर ली गई है। तो इस मामले में जो है पुलिस पूरे सख्ती से काम कर रही है और पूरे किसी भी तरह की लापरवाही किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने मारपीट की उनको हम सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। उत्तरकाशी प्रदेश द्वार बढ़ेती गांव की महिलाओं ने शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि गांव का हर युवा नशे का आदी हो रहा है, जिसका फायदा शराब माफिया उठा रहे हैं और गांव में अवैध रूप से शराब की सप्लाई की जा रही है। बेसिकली ऐसा है कि एक स्कूल तो यहाँ पर बैठा हुआ है बच्चों का, एक नौजवानों का वहाँ बैठा हुआ है, एक अधखेड़ों का वहाँ बैठा हुआ है, एक बुढ़ों का वहाँ बैठा हुआ है। औरतें यहाँ पकौड़े पका रही, सारे पकौड़े जो है शराब उसार रहे हैं। तो ये कितना बुरी बात है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है शराब से जो है बहुत परेशान हो गए। माताएं जो है ज़्यादा बच्चों से भी और बच्चों से भी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली प्रस्तावित। 11 अप्रैल को हरिद्वार में पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में गरमाएंगे चुनावी माहौल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का खास प्लान तैयार। सीएम से लेकर विधायक बनेंगे पन्ना प्रमुख, अपने बूथ को करेंगे मजबूत। कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी देने का किया वादा। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी बोले, मैनिफेस्टो में युवा, महिला और किसानों का रखा ध्यान। उत्तराखंड में बढ़ती जा रही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। किताबों की खरीदारी को लेकर अभिभावकों को किया जा रहा परेशान। फीस में भी हो रही मनचाही बढ़ोतरी।